हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक श्रृंखला शुरू किया है जिसका पहला पार्ट हमने करा दिया है और आज आपके समक्ष दूसरा पार्ट लेकर आया हूँ। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करना होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे लिंक दिया गया होगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। हमने पुर्तगाल तक करा दिया था और आज फिर हम लोग डच से शुरू करेंगे। 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित प्रस्ताव से एक संयुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण और विजय करने के संबंध में अधिकार प्राप्त हुआ। दोस्तों, आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि डच कंपनी को कितने वर्षों के लिए अधिक व्यापार करने के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ अधिकार प्राप्त हुआ? तो 21 वर्षों तक मिला था। भारत में शीघ्र ही बेरिंगदे ओस्ट इंडिसे कंपनी ने मसाला व्यापार पे एक अधिकार प्राप्त कर लिया, अर्थात डच जो कंपनी थी वो मसाला व्यापार पर अधिकार कर लिया, अर्थात उन्होंने पुर्तगालियों को प्रतिस्थापित कर खुद को इस पे एक अधिकार प्राप्त कर लिया। भारत में डच फैक्ट्रियों की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि पुलिकट स्थित गैल्ड्रिया के दुर्ग के अलावा सभी डच बस्तियों में कोई भी किलेबंदी नहीं थी। तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है कि डचों ने अपने दुर्ग में किसकी किलेबंदी की थी? तो गैल्ड्रिया दुर्ग, बाकी किसी भी दुर्ग को इन्होंने किलेबंदी नहीं की थी। तो गैल्ड्रिया दुर्ग का नाम आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। डच नौसेना नायक वादेर हेग ने 1605 में मसूलीपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की और दूसरी डच फैक्ट्री पेत्तोपोली में स्थापित की गई थी। तो यहाँ से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन क्वेश्चन ही बनेगा कि डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित की। यदि आप याद करना चाहते हैं तो दूसरी डच फैक्ट्री का भी नाम आप याद कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में अब प्रश्न पूछने में थोड़ा ज़्यादा विविधता आई है। तो हो सकता था यह भी पूछ दे कि डचों ने भारत में अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो पेत्तोपोली में। पेत्तोपोली याद रखिएगा, नाम भी थोड़ा सा इसका अजीब सा है। डचों द्वारा भारत से नील, सोरा, सूती वस्त्र का निर्यात किया जाता था, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बंगाल में प्रथम डच फैक्ट्री पिपली में स्थापित की गई थी। यदि आपसे वह पूछे कि डचों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आपका आंसर होगा मसूलीपट्टनम। बट वह पूछे कि बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आपका आंसर पिपली हो जाएगा। 1653 में चिंसुरा अधिक शक्तिशाली डच व्यापार केंद्र बन गया। डचों ने पुलिकट में अपने स्वर्ण निर्मित पैगोडा सिक्के का प्रचलन करवाया। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आपसे प्रश्न इस रूप में पूछेगा कि पैगोडा नामक सिक्के को किसने ढलवाया? कौन सा यूरोपीय कंपनी? तो आपका आंसर होगा डचों ने। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डचों ने भारत में पुर्तगालियों को समुद्री व्यापार से एक तरह से निष्कासित कर दिया, लेकिन अंग्रेजों की नौसैनिक शक्ति के सामने डच टिक नहीं सके। उस समय जब यूरोपीय कंपनी भारत में आए थे तो नौसेनाओं का बहुत ही व्यापक महत्व दिखता था, और जिसका नौसैनिक जितना ज़्यादा मजबूत था वह उतने ही समुद्र का बादशाह अपने को साबित कर पाने में समर्थ थे। और जिसको मतलब कहने का मतलब है कि अंग्रेज़ों ने अपने नौसैनिक शक्ति के द्वारा बाकी यूरोपीय कंपनियों को झुकने के लिए विवश कर दिया। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। कोलेचल के युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को परास्त कर दिया था, हरा दिया था। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि मार्तंड वर्मा ने डचों को किस युद्ध में परास्त किया था? तो कोलेचल के युद्ध में, जो 1740 से 41 में हुआ था। यहाँ आपको ईस्वी सन अर्थात ईयर याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप यह याद रखेंगे कि कोलेचल के युद्ध में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने डचों को परास्त किया था। डचों और अंग्रेजों के बीच 1759 ईस्वी में लड़े गए बेदरा के युद्ध में अंग्रेजी नौसेना की सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हुई, जिसमें डचों को इन्होंने हरा दिया।
तो आपसे यह क्वेश्चन पूछेगा कि बेदरा का युद्ध कब हुआ था, तो 1759 ईस्वी में। बेदरा का युद्ध किन के बीच हुआ था, तो अंग्रेज और डचों के बीच में। दो प्रकार से क्वेश्चंस यह पूछ सकते हैं। चाहे बेदरा के युद्ध में किसने किसको परास्त किया, तो अंग्रेजों ने डचों को परास्त कर दिया था, यह आप याद रखेंगे अच्छे से। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण क्या थे, तो इसका सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी, यह जैसे कि इसकी नाकामी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण था, जिसके कारण डच कंपनी अपने लक्ष्य को पा नहीं सकी या वह ज़्यादा सफल नहीं हो पाई भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने में। हम लोगों ने डचों के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट देख लिया है, यदि डच से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो उससे बाहर नहीं होंगे। अब आगे हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। डच के बाद अंग्रेज आए थे इंडिया के अंदर। उन यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में जिन्होंने भारत में आकर अपनी व्यापारिक गतिविधियां आरंभ की, उनमें अंग्रेज सर्वाधिक सफल रहे हैं। 1599 में जॉन मिल्डन हॉल नामक ब्रिटिश यात्री थल मार्ग से भारत आया। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि कौन ऐसा ब्रिटिश यात्री था जो थल मार्ग से भारत आया, तो जॉन मिल्डन हॉल नामक यात्री था, इसको आप याद रखेंगे। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर्स नामक दल ने अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ ट्रेनिंग इन टू द ईस्ट इंडीज की स्थापना की। इसमें 217 व्यापारी शामिल थे। आगे देखते हैं। दिसंबर 1600 में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। आपसे क्वेश्चन यहाँ यह पूछा जा सकता है कि महारानी द्वारा अंग्रेजों को कितने वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया गया, तो आपका आंसर होगा 15 वर्षों के लिए। और यह कब दिया गया था, तो 1600 ईस्वी में। और एक चीज़ आप यह ध्यान रखिएगा कि कंपनी जो बाद में एक बहुत बड़ी सत्ता स्थापित कर ली और अंग्रेज भारत को बहुत समय तक गुलामी के जंजीरों में बांध रखा, जब शुरुआत में वह आए थे तो एक व्यापारिक के रूप में आए थे और उनका जो प्रारंभिक उद्देश्य था वह भूभाग अधिग्रहण करना नहीं बल्कि व्यापार करना था। बट जब उन्होंने यहाँ की परिस्थितियों का आकलन किया और उन्हें लगा कि वे यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित कर सकते हैं, तो उन्होंने इस ओर प्रयास किया और प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद शायद वह अपनी पैर को यहाँ पे जमा भी लिए और धीरे धीरे कर करके पूरे इंडिया में अपनी सत्ता को मजबूत बनाने में वे कामयाब हो गए। अब थोड़ा सा हम लोग यह देखेंगे कि जब अंग्रेज भारत में आए तो अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की। तो दोस्तों, कुछ किताब में मिलता है कि 1608 में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की और कुछ पुस्तकों में यह देखने को मिलता है कि मसूलीपट्टनम में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री या कारखाना बनाई। बट यहाँ यह ध्यान रखिएगा कि यह दोनों सत्य नहीं है। सूरत में पहला अधिकृत या अस्थायी कारखाना सम्राट जहांगीर की अनुमति से 1613 में स्थापित किया, जबकि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित अपना पहला कारखाना अस्थायी रूप से 1611 में मसूलीपट्टनम में खोला गया। अब यहाँ समझने वाली यह बात है कि अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अंग्रेजों द्वारा पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई, तो आपका आंसर होगा सूरत। बट वे क्वेश्चन पूछेंगे कि अंग्रेजों ने अपनी पहली अस्थायी कारखाना कहाँ स्थापित की, तो तब आपका आंसर होगा मसूलीपट्टनम। बट क्वेश्चंस को अगर वे घुमा दें कि अंग्रेजों द्वारा दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तब आपका आंसर होगा मसूलीपट्टनम। यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। सम्राट जहांगीर हॉकिंस के व्यवहार से प्रसन्न होकर उसे आगरा में बसने और 4 सब की मनसब एवं जागीर प्रदान किया। यह भी पूछ सकता है कि जहांगीर ने हॉकिंस को कितने की मनसब दी, तो 400 की मनसब एवं जागीर प्रदान की। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। 6 फरवरी 1613 को जारी एक शाही फरमान द्वारा अंग्रेजों को सूरत में व्यापारी कोठी स्थापित करने का आदेश दे दिया गया। अर्थात इस आदेश के बाद अंग्रेजों ने 1613 में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री या व्यापारी कोठी को स्थापित कर लिया। नेक्स्ट, सर टॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में 18 सितंबर 1615 को सूरत पहुंचा और जहांगीर से 1616 ईस्वी में मिला।
यहाँ पे यह क्वेश्चन बन सकता है कि सर टॉमस रो किसके दूत के रूप में भारत आए, तो राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में। चाहे यह पूछ सकता है कि सर टॉमस रो जो जेम्स प्रथम के दूत था वह किस मुगल बादशाह के दरबार में आए, तो जहांगीर के दरबार में। कब आए, तो 1615 में आए। यह तीनों तरीके से इस फैक्ट को आपको याद कर लेना चाहिए, क्योंकि किसी भी तरीके से वह पूछ सकते हैं। दक्षिण में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला कारखाना 1611 में मसूलीपट्टनम और पेट्टापुली में स्थापित की। वही जो हम लोगों ने आगे डिस्कस किया कि यदि आपसे पूछे कि अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो सूरत में, और दक्षिण भारत में अपनी पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तो मसूलीपट्टनम में। इस फैक्ट को आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे तो आपसे गलती होने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाएगी। अब एक सुनहरा फरमान के नाम से क्वेश्चन वे पूछते हैं कि सुनहरा फरमान किसने जारी किया। तो चलिए देखते हैं। 1632 ईस्वी में अंग्रेजों ने गोलकुंडा के सुल्तान से एक सुनहरा फरमान प्राप्त कर 500 पैगोडा वार्षिक कर अदा करने के बदले गोलकुंडा राज्य में स्थित बंदरगाहों से व्यापार करने का एक अधिकार प्राप्त कर लिया। अर्थात गोलकुंडा के सुल्तान को उन्होंने 500 पैगोडा वार्षिक कर देने का वादा किया और उसके बदले में वहाँ के बंदरगाह थे उससे व्यापार करने का उन्होंने एकाधिकार प्राप्त कर लिया। इसको हम सुनहरा फरमान के नाम से जानते हैं। और इस सुनहरा फरमान से अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ और इस रूप से अंग्रेज बहुत ज़्यादा सशक्त अपने को कर पाने में कामयाब हुए। नेक्स्ट 1633 में पूर्वी तट पे अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना बालासोर और हरिहरपुरा में स्थापित किया। हाँ, क्वेश्चन इस तरीके से पूछ सकता है कि अंग्रेजों ने पूर्वी तट पे अपना पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, तब आंसर बदल जाएगा। सूरत और मसूलीपट्टनम नहीं होगा बल्कि बालासोर और हरिहरपुरा। इस फैक्ट को इस तरीके से याद रखेंगे आप। 1639 में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज को चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर प्राप्त हो गया। यहीं पर अंग्रेजों ने फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की स्थापना की। अब इस बात से आप कंफ्यूज मत होइएगा कि आपसे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे कि फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किले की कहाँ स्थापना की गई, तो मद्रास में किया गया। मद्रास नाम को बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इस तरीके के पूछे जाते हैं। 1661 ईस्वी में पुर्तगालियों ने अपनी राजकुमारी कैथरीन बैग्रेजा का विवाह ब्रिटेन के सम्राट मानी ब्रिटेन के चार्ल्स द्वितीय से करके बम्बई को दहेज के रूप में अंग्रेजों को दे दिया। आपसे यह पूछ सकता है कि अंग्रेजों को मुंबई कैसे प्राप्त हुआ, तो दहेज के तौर पे प्राप्त हुआ, जिसको राजकुमार चार्ल्स ने 1668 में बम्बई को 10 पाउंड वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। अर्थात जो पुर्तगालियों से उपहार के तौर पे चार्ल्स द्वितीय को मुंबई मिला था उसको 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को मुंबई कैसे मिला, तो चार्ल्स द्वितीय के माध्यम से मिला, जिसको उन्होंने पुर्तगाल से प्राप्त किया था। नेक्स्ट देखते हैं 1669। ये रॉन्ग टाइप का है। आप यह याद रखेंगे कि बम्बई का गवर्नर गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में मुंबई का महानतम संस्थापक था। आपसे यहाँ पे डेट नहीं पूछेगा बट आपसे पूछेगा कि मुंबई शहर की या मुंबई का संस्थापक किसे जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा गेराल्ड ओंगियार। यह फैक्ट याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि गेराल्ड ओंगियार ही वास्तव में मुंबई का वास्तविक महानतम शासक था या वास्तविक संस्थापक के तौर पे जाना जाता है। 1651 में ब्रिस्बेन के नेतृत्व में बंगाल के हुगली नामक स्थान पे अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। प्रश्न में आपसे यह पूछे कि अंग्रेजों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आपका आंसर होगा बंगाल के हुगली में। बट यदि देश में पूछेगा तो आपको तो पता ही है, हम लोगों ने आगे चर्चा कर लिया था सूरत में। आगे देखते हैं। मुगल सम्राट औरंगजेब और अंग्रेजों के बीच पहली भिड़ंत 1686 में हुगली में ही हुई थी। कलकत्ता, कालीकता, गोविंदपुर, सूतनहाटी को मिलाकर आधुनिक कलकत्ता की नींव जॉब चौरनाक ने डाली। कालांतर में कलकत्ता में फोर्ट विलियम की नींव पड़ी। यहाँ क्वेश्चंस 2-3 प्रकार से ऐसे बनेगा कि कोलकाता की स्थापना किसने की, तो जॉब चौरनाक ने किन गांवों को मिलाकर आधुनिक कोलकाता की स्थापना की, तो आपका आंसर होगा कालीकटा, गोविंदपुर और सूतनहाटी।
तीसरे प्रकार से जो क्वेश्चन बनेगा कि फोर्ट विलियम कहाँ है, तो कोलकाता के अंदर है। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। 1700 में स्थापित फोर्ट विलियम का प्रथम गवर्नर चार्ल्स आयर को बनाया गया। औरंगजेब ने 1701 में भारत में रहने वाले सभी यूरोपियनों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यह कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना 1717 में घटी, जब जॉब सुरबन के नेतृत्व में ब्रिटिश दूत मंडल कुछ व्यापारी रियायतें प्राप्त करने के उद्देश्य से मुगल दरबार फर्रुखसियर के दरबार में पहुंचा, और इसी गुट के साथ एक डॉक्टर था जिसको विलियम हैमिल्टन के नाम से जानते हैं, वह आया था। और यही विलियम हैमिल्टन जो फर्रुखसियर को एक बीमारी थी जिससे इन्होंने मुक्त कराया था, अर्थात सर्जन हैमिल्टन ने बादशाह को एक भयानक बीमारी से मुक्त कराया। परिणाम स्वरूप खुश होकर फर्रुखसियर ने बंगाल, हैदराबाद, गुजरात के सूबेदारों के नाम 3 फरमान जारी किए, जिसको इतिहासकारों ने फर्रुखसियर द्वारा दिए गए फरमान को कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा गया। तो आपसे पूछेगा कि कंपनी का मैग्ना कार्टा जिसको कहा जाता है, इसको कौन मुगल बादशाह ने जारी किया था, तो आपका आंसर होगा फर्रुखसियर द्वारा। और कब जारी किया गया, तो 1717 ईस्वी में। इसको आप ऐसे याद करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने अंग्रेजों से रिलेटेड फैक्ट को देख लिया, अब फ्रांसीसियों को देखने का प्रयास करेंगे। अर्थात सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसको हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद डच आए, उसको हम लोगों ने देख लिया, उसके बाद अंग्रेज आए, उसको हम लोगों ने देख लिया, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आए। अब हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। अन्य यूरोपीय कंपनियों की तुलना में फ्रांसीसी भारत में देर से आए, और लुई 14वें के शासनकाल में फ्रांसीसी भारत हैं। आपसे यह पूछ सकता है कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना किस शासक के काल में हुई थी, या फ्रांसीसी भारत हैं, तो आपका आंसर होगा लुई 14वां, क्योंकि आपको वो ऑप्शन के माध्यम से फंसाने का प्रयास करेंगे कि लुई 14वां, लुई 15वां, लुई 16वां, लुई 18वां, तो आप सीधा लुई 14वां को याद रखेंगे। और लुई 14वें के मंत्री कॉलबर्ट द्वारा 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिसे कंपनी देश इंड से ओरिएंट लेरा कहा गया। तो यहाँ यह बनेगा कि लुई 14वें के कौन ऐसा मंत्री था जिसने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना में अपना योगदान दिया, तो आपका आंसर कॉलबर्ट होगा। और कब, तो 1664 ईस्वी में। आप इसको ऐसे याद रखेंगे। फ्रांस की व्यापारिक कंपनी को राज्य द्वारा विशेषाधिकार तथा वित्तीय संसाधन प्राप्त था, इसलिए इसे एक सरकारी व्यापारिक कंपनी कहा जाता था। दोस्तों, फ्रांस की जो कंपनी थी ना, वह एक प्रकार से सरकार के अधीन आती थी, मतलब सरकार उसको मतलब स्थापित की थी, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी एक प्राइवेट कंपनी थी। इसीलिए देखिएगा ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब सफल होने में इसका एक अहम योगदान था कि वह प्राइवेट कंपनी थी। और उसमें शुरुआत में तो वहाँ भी भ्रष्टाचार देखने को मिलता है जब रॉबर्ट क्लाइव गवर्नर था, बट बाद में धीरे धीरे वहाँ भ्रष्टाचार की मात्रा कम हुई, और आपके सामने मतलब परिणाम के रूप में यह मतलब प्रत्यक्ष है कि अंग्रेज ही बाद में भारत को अपने कब्जे में लेकर और काफ़ी दिनों तक इंडिया को गुलामी के जंजीरों में जकड़े रखा। आगे देखते हैं नेक्स्ट। फ्रांसीसियों ने फ्रांसिस कैरो के नेतृत्व में सूरत में 1668 में अपनी पहली व्यापारिक कारखाना स्थापित की। आपसे पूछेगा फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो आपका आंसर होगा सूरत में। अब यहीं पे आप यह देख लीजिए कि पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की, और फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की। एक और कंपनी आती है डेन, जो अपनी पहली फैक्ट्री ट्रावनकोर में स्थापित की। इसको भी आप ध्यान रख सकते हैं कि डेन ने अपने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो ट्रावनकोर में। चलिए आगे देखते हैं। मसूलीपट्टनम में दूसरी डच फैक्ट्री की स्थापना की। कौन? फ्रांसीसियों ने। आपसे यह भी पूछ सकता है क्योंकि क्वेश्चंस के अंदर विविधता आ रही है कि फ्रांसीसियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की, तो मसूलीपट्टनम में। और मसूलीपट्टनम कहाँ था, तो दक्षिण भारत में था। इसको आप ऐसे ध्यान रखेंगे। 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसिस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खा लोदी से पुदुचेरी नामक गांव प्राप्त किया, जिसे कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना गया। आपसे यहाँ ऐसे पूछा जा सकता है कि पांडिचेरी को किसने स्थापित किया, तो आपका आंसर होगा फ्रांसिस मार्टिन। इसको आप ध्यान रखने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। पांडिचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने
फोर्ट लुई का निर्माण करवाया। तो यहाँ यह बन सकता है कि फोर्ट लुई कहाँ पे है, तो पांडिचेरी में। इसको ऐसे ध्यान रखना है। 1731 में चंदर नगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति हुई और 1742 में उसे सभी फ्रांसीसी बस्तियों का गवर्नर बना दिया गया। डुप्ले ने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के यहाँ उन्हीं के खर्चे पर नियुक्त करने की नीति अपनाई। दोस्तों, इस फैक्ट को आप ध्यान रखेंगे कि डुप्ले ऐसा पहला पुर्तगाली गवर्नर था जिसने यूरोपीय सेना को भारतीय राजाओं के यहाँ नियुक्त उन्हीं के खर्चे पर किया और उन सेनाओं का फायदा उनको उनको ही मिलता था। और इसका अनुकरण बाद में चलकर अंग्रेज़ों ने भी बड़े पैमाने पर किया। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ऐसा पुर्तगाली गवर्नर था जो भारतीय राजाओं के यहाँ उन्हीं के खर्चों पर यूरोपीय सेना को नियुक्त किया, तो आपका आंसर डुप्ले होगा, जिसका अनुकरण बाद में अंग्रेजों ने किया। नेक्स्ट देखेंगे, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना गया। दोस्तों, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। चलिए तीनों हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। और एक चीज़ जान लीजिए, इस कर्नाटक युद्ध लगभग 20 वर्षों तक संघर्ष चला था, तीनों कर्नाटक युद्ध। चलिए हम लोग देखते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध से क्वेश्चंस कहाँ से बनेंगे। दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो यही बन जाएंगे कि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो आप ध्यान रखेंगे कि 1746 से 48। बट यह ध्यान रखिएगा कि जो कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ था वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार से संबंधित विवादों से शुरू हुआ था। बट यदि आपसे पूछेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध जो भारत में हुआ उसका तत्कालिक कारण क्या था, तब आपका आंसर हो जाएगा कि अंग्रेज कैप्टन बर्नट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों पर अधिकार कर लिया और इसी कारण इंडिया के अंदर प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ, जिसका अंत ला सेपेला संधि के द्वारा हुआ था। इसको आप ध्यान रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। बदले में डुप्ले ने ला बुर्दने के सहयोग से मद्रास के अंग्रेज गवर्नर मोर्स को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध में फ्रांसीसियों की स्थिति मजबूत थी, अर्थात डुप्ले मजबूत स्थिति में था। अब देखेंगे आगे। कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने सेंट थोमे का युद्ध 1748 के युद्ध में कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित किया। आपसे यहाँ एक प्रकार का क्वेश्चन बनेगा कि सेंट थोमे का युद्ध कब हुआ था, तो 1748 में। और सेंट थेमो के युद्ध में फ्रांसीसी सेना किसको परास्त किया था, तो कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को। यूरोप में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच ऑस्ट्रिया में लड़े जा रहे उत्तराधिकार युद्ध की समाप्ति हेतु 1748 में आक्स ला सेपेल नामक संधि के संपन्न होने पर भारत में भी इन दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष समाप्त हो गया और जो डुप्ले ने मद्रास को जीत लिया था वो अंग्रेजों को दे दिया, अर्थात मद्रास अंग्रेजों को पुनः मिल गया। तो आपसे यहाँ यह क्वेश्चन बनेगा कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ, तो आक्स ला सेपेल संधि के तहत समाप्त हो गया। आप इस संधि का नाम याद रखेंगे। अब चलिए द्वितीय कर्नाटक युद्ध देखते हैं, यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ था, तो 1749 से 54 के बीच में हुआ था। इसको याद रखना है क्योंकि डेट भी पूछ सकता है वो। इस युद्ध के समय कर्नाटक के नवाबी के पद को लेकर संघर्ष हुआ। चंदा साहब ने नवाबी के लिए डुप्ले का सहयोग प्राप्त किया। दूसरी ओर डुप्ले ने मुजफ्फर जंग के लिए दक्कन की सूबेदारी का समर्थन किया। अर्थात डुप्ले ने जहां नवाबी के लिए चंदा साहब को सहयोग दिया, वहीं दक्कन की सूबेदारी के लिए मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया। और एक चीज़ जान लीजिए कि भले ही वह यहाँ के लोग नवाब को या सहयोग करते थे, बट रियलिटी में इसमें उनका हित छिपा हुआ था। वो दूसरे के लिए कभी भी मतलब ऐसा नहीं कि वो निस्वार्थ रूप से इनका सहयोग करते थे, बल्कि उनका अपना स्वार्थ था। इस समय दक्षिण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभाव चरम पे था और इसी बीच रॉबर्ट क्लाइव जो इंग्लैंड से मद्रास एक किरानी के रूप में आया था, 1751 में 500 सिपाहियों के साथ धारवाड़ पर धावा बोलकर कब्जा कर लिया। इससे आर्काट का घेरा कहा जाता है। आपसे यह पूछ सकता है कि आर्काट का घेरा किसने डाला, तो रॉबर्ट क्लाइव आपका आंसर होगा। और इस चीज़ को ध्यान रखिए कि रॉबर्ट क्लाइव एक जब आया था इंडिया में तो एक क्लर्क के रूप में आया था, बट अपनी प्रतिभा के आधार पे वह बंगाल का प्रथम गवर्नर बना, जिसको इतिहास में आज भी हम लोग पढ़ते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव। मतलब अपनी टैलेंट के बल पर वह एक किरानी अर्थात क्लर्क से गवर्नर बनने में कामयाब हो जाता है।
आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कौन ऐसा बंगाल का गवर्नर था जो शुरू में किरानी था बट अपनी योग्यता के आधार पर गवर्नर बन गया। तो आपका आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव। शीघ्र ही फ्रांसीसी सेना को आत्मसमर्पण हेतु विवश होना पड़ा और चंदा साहब की हत्या कर दी गई। फ्रांस स्थित अधिकारियों ने भारत में डुप्ले की नीति को आलोचना करते हुए उसे वापस इंग्लैंड बुला लिया तथा उसके स्थान पर गोडहे को 1 अगस्त 1754 को गवर्नर बनाया गया। दोस्तों, फ्रांसीसी सरकार की एक तरह से यह भूल थी कि डुप्ले को उन्होंने बुला लिया, क्योंकि डुप्ले एक बहुत ही बुद्धिमान गवर्नर था। भले ही गलतियां तो किसी से भी होती है, बट डुप्ले को बुलाकर फ्रांसीसियों ने अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार ली। चलिए देखते हैं, पांडिचेरी की संधि अर्थात द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध था वह किस संधि से समाप्त हुआ? तो पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ। अब आपसे पूछेगा कि पांडिचेरी की संधि कब हुआ था? तो 1754 में हुआ था। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। डुप्ले के बारे में जी.आर. मैरियत ने कहा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाश कर भयानक भूल की और क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया। आपको वह कथन दे देगा कि डुप्ले ने भारत की पूंजी मद्रास में तलाशा और क्लाइव ने इसे बंगाल में खोज लिया और अपने को सशक्त कर लिया। तो आपका आंसर होगा जी.आर. मैरियत। इस फैक्ट को याद रखिएगा। देखिए, इसके पीछे रीजन क्या था ना, कि बंगाल एक बहुत ही धनी राज्य था और क्लाइव जब वहाँ पे मतलब बंगाल पे जो अंग्रेज़ों ने कब्जा किया तो उनको संसाधन के तौर पर बहुत सारे मतलब संसाधन मिले, जिसके बल पर उन्होंने अपने शक्ति में काफ़ी ज़्यादा इजाफा किया। आगे देखते हैं, तृतीय कर्नाटक युद्ध। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि पूछेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? तो 1756 से 63। डेट भी याद रखना है क्योंकि वो डेट भी पूछ सकते हैं। इस युद्ध का तत्कालिक कारण था क्लाइव और वाटसन द्वारा बंगाल स्थित चंद्रनगर पर अधिकार। इस युद्ध के अंतर्गत अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच वांडीवास नामक निर्णायक लड़ाई हुई। दोस्तों, यह ध्यान रखिएगा, आपसे पूछेगा कि वांडीवास नामक लड़ाई कब हुआ? तो 1760 में हुआ। और किनके किनके बीच में हुआ? तो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच। और जीता किसने? तो अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया वांडीवास के युद्ध में। अब देखते हैं, 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना को आयरकुट ने तथा फ्रांसीसी सेना को लाली ने नेतृत्व प्रदान किया था। अर्थात अंग्रेजी सेना को किसने किया? तो आयरकुट ने लीड किया और फ्रांसीसी सेना को लाली ने लीड किया। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। और इस युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। यही पराजय भारत में उनकी पतन की शुरुआत थी। अर्थात जो वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी परास्त हुए, इससे वे कभी भी उबर नहीं पाए। और यह तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था, इसका जो अंत हुआ अर्थात समाप्त हुआ, वह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य 1763 में पेरिस की संधि हुआ। और इसी संधि के माध्यम से तृतीय कर्नाटक युद्ध भी समाप्त हो गया और जो मतलब उनके तहत जो सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच यूरोप में, वह भी समाप्त हो गया। अर्थात पेरिस की संधि कब हुआ? तो 1763 में। और इसी पेरिस की संधि से सप्तवर्षीय युद्ध भी यूरोप में समाप्त हो गया और भारत में कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी। आप इस फैक्ट को इस तरीके से ध्यान रखेंगे। दोस्तों, हम लोगों ने फ्रांसीसी को भी कर लिया। अब थोड़ा सा डेन के बारे में भी कर लेते हैं। वैसे तो डेन से रिलेटेड क्वेश्चंस न के बराबर आते हैं, बट अगर आप जान लेंगे तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अब चलिए देखते हैं डेन को। डेनमार्क की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 ईस्वी में हुई। इस चीज़ को आप ध्यान रख सकते हैं। इस कंपनी ने 1620 में ट्रेंकोबार तथा 1676 में श्रीरामपुर में अपनी व्यापारिक कंपनी स्थापित की। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि डेनमार्क ने अर्थात डेनो ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ट्रेंकोबार में की। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। श्रीरामपुर डेनो का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था और 1845 में डेन लोगों ने अपनी भारतीय वाणिज्य कंपनी अंग्रेजों को बेच दिया। अर्थात डेनमार्क ने अपनी कंपनी को अंग्रेजों को बेचकर सदा सदा के लिए भारत से चले गए। अर्थात वे प्रतिस्पर्धा करने में भागीदार नहीं बने। आपसे यह पूछ सकता है कि डेनो ने अपनी कंपनी किसको बेच दिया? तो अंग्रेजों को। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसको पूछा जाता है बार बार कि भारत में यूरोपीय व्यापारियों कंपनियों का आगमन का क्रम बताइए। यह पूछेगा तो आप बताएंगे सबसे पहले पुर्तगीज आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेन आए और तब फ्रांसीसी आए। इस क्रम को तो आप याद रख लेंगे कि कंपनियों का आगमन। लेकिन यही आपको आगमन न पूछ के पूछ लेगा कि यूरोपीय कंपनियों का स्थापना
का कर्म बताइए, तब इसका कर्म बदल जाएगा। स्थापना में जब यदि आपसे पूछेगा कि यूरोपीय कंपनियों का स्थापना का क्रम बताइए, तो सबसे पहले पुर्तगीज आएंगे और तब अंग्रेज आएंगे और तब डच आएंगे। मतलब डच फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा और अंग्रेज दूसरे नंबर पे आ जाएगा, और बाकी जो मतलब सिलसिला है ना, मतलब श्रृंखला, वो सेम रहेगी। मतलब पुर्तगाल, अंग्रेज, डच, डेन, फ्रांसीसी। अर्थात एक बार और अच्छे से सुनिए कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का यदि आगमन पूछेगा तो पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेन, फ्रांसीसी। लेकिन अगर यूरोपीय कंपनियों का स्थापना क्रम पूछेगा तो सबसे पहले पुर्तगाली, बट दूसरे नंबर पे डच नहीं होगा, वह तीसरे नंबर पे चल जाएगा, और दूसरे नंबर पे अंग्रेज हो जाएगा और तीसरे नंबर पे डच। अर्थात पुर्तगीज, अंग्रेज, डच, डेन, फ्रांसीसी। आप लगभग समझ गए होंगे कि स्थापना अगर पूछेगा तो इस क्रम में आंसर देंगे, यदि कंपनियों का आगमन पूछेगा तो आप फिर उस क्रम में आंसर देंगे। अब कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं जहां से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन पूछे कि भारत में सबसे पहले और सबसे अंत में आने वाले यूरोपीय शक्ति कौन थी, तो आपका आंसर पुर्तगाली होगा। कि यह सबसे पहले भी आए पुर्तगाली 1498 और सबसे अंत अर्थात 1961 में गए भी। आपसे पूछेगा कौन ऐसी यूरोपीय कंपनी थी जो सबसे पहले और सबसे गए, तो आपका आंसर होगा पुर्तगीज अर्थात पुर्तगाली कंपनी। 15वीं शताब्दी के लगभग बंगाल की खाड़ी के समूचे क्षेत्र में विशेष रूप से कोरोमंडल से मलक्का तक व्यापार को नियंत्रित करने वाला प्रमुख भारतीय समुदाय कौन था, तो चेट्टियार समुदाय। इस फैक्ट को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोच्चिन में है, तो वास्को डी गामा। नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर को घेरा था, तो हुगली को। इंटरपोलर कौन थे, इस चीज को आप समझिए। एशिया में मुक्त व्यापार करने वाले अंग्रेज व्यापारी को इंटरपोलर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नील की सबसे अच्छी किस्म कहाँ खेती होती थी, तो बयाना राजस्थान में। इसको याद रखिएगा। आपसे पूछे यदि कि नील की सबसे अच्छी किस्म की खेती कहाँ होती थी, तो राजस्थान के अंदर बयाना में होती थी। दोस्तों, हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों को आगमन से रिलेटेड आज पूरा कर लिया और आपका समाप्त हो गया। यदि यूरोपीय कंपनियों के आगमन से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा और इसको रिवाइज करने के लिए आप PDF डाउनलोड कर लेंगे। और अब आगे हम लोग अगला टॉपिक करने का प्रयास करेंगे कल। दोस्तों, आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आने वाले वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आप इसका लाभ उठा सकें। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।